Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. Solid State चैप्टर तुम लोगों का चल रहा है, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक पे जो बेसिक पॉइंट्स थे वो सारे डिस्कस किए हैं। पिछले वीडियोस में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे हेलो नमस्ते, हाँ बोलो। एडमिशन तो शुरू हो गया, कल से होगा। हाँ अभी होता रहेगा। अच्छा तो कब आओगे? हाँ तो ठीक है, मंडे के बाद आना, करा ले। अभी चलता रहेगा एडमिशन। किस क्लास में हो तुम? हाँ तो 12th फीस जमा करना होगा, तो ठीक है आ जाना। मंडे के बाद किसी दिन आके जमा कर देना। ठीक। हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन। तो पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था? एटॉमिक रेडियस, एट लेंथ, यूनिट सेल, इस सब के बारे में डिस्कशन हुआ था। और उसके बाद जो चीजें बताई थी वो हम एक बार तुम लोगों को दिखा देते हैं, ताकि इसको फिर से रिवाइज कर लेना पिछला वीडियो। तो आज हमको उसमें से एक्सरसाइज कुछ हमने बताए थे, एक दो क्वेश्चन जो सॉल्व क्वेश्चन थे। सॉल्व क्वेश्चन दिखाएंगे तो उसके तुम आगे जो अनसॉल्व मिलेगा उसी आधार पे उसको हल कर सकते हो। पैकिंग एफिशिएंसी बताई थी क्या होता है, उसमें कितने तरह की पैकिंग, सारी जो क्यू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद ये बताया था फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, ये सारी चीजें लास्ट के वीडियो में बताया। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ये भी डिस्कस हुआ था। तो ये सारी चीजें माइंड में रहनी चाहिए कि हम क्या पढ़ चुके हैं, और वो सारी चीजें ध्यान होंगी तभी आगे की एक्सरसाइज या आगे की बातें समझ में आएंगी। उसके अलावा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इस पर डिस्कस हुआ था। और आगे चलते हैं, क्या क्या पढ़ चुके हो वो सारा एक चीज हम देखते चलें। ये सारा शॉर्ट में बताया था कि किस तरह से विभिन्न खनिज जालकों के संरचनात्मक संबंध क्या होते हैं, ये पढ़ा था। उसके अलावा डायमेंशन रिलेटेड कैलकुलेशन ऑफ ए यूनिट सेल, यानी एकक कोशिका की विमा संबंधी गणनाएं, ये सारी चीजें ध्यान होगा। लास्ट वीडियो में अभी ये सारी चीजें बताई। उसके बाद हमने इसी पे आधारित न्यूमेरिकल्स बताए थे। तो एग्जाम्पल नंबर 11 तक बताए थे, उम्मीद है उसको तुम लोगों ने लगाया होगा, अपनी कॉपी में जरूर लगाओ। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 से हम आज यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? NaCl के एकक सेल का आयतन 2.01 × 10⁻⁻21 सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना कीजिए। अब NaCl का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? 23 है सोडियम का परमाणु भार, 35.5 Cl का है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो ये NaCl का आणविक द्रव्यमान हो गया। अब NCl बॉडी सेंटर क्यूबिक जालक संरचना बनाता है। तब बॉडी सेंटर जालक के प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, जो कैलकुलेशन में देख चुके हो कितनी होती है, तो तब एकक सेल का घनत्व क्या हो जाएगा? एकक सेल का द्रव्यमान बटे एकक सेल का आयतन इज इक्वल टू एकक सेल में परमाणुओं की संख्या Z इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा? एकक सेल का आयतन। ये सारी चीजें फार्मूला भी देखा था, एग्जाम्पल सारी वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे, वो सारी वैल्यूज रखोगे तो सेल का आयतन दिया हुआ है जिसको कि नीचे रखा गया है, और बाकी ये 2 इंटू 2 क्या है? परमाणुओं की संख्या, और 58.8 क्या है? NaCl का परमाणु आणविक द्रव्यमान रखने पे हमको आंसर मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में धन जालक केंद्र है। धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में धन जालक केंद्र है।
सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है? सोने का परमाणु भार होता है 179। धात्विक स्वर्ण के 179 ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? एवोगाड्रो संख्या के हिसाब से 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तब यहाँ पे 2 ग्राम सोना है, 2 ग्राम द्रव्यमान स्वर्ण में परमाणुओं की संख्या 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 7 नॉट 79, दिस इज 179। अब इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? क्योंकि प्रत्येक इकाई सेल में 4 परमाणु है, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से, तो 4 परमाणु क्यों होंगे? क्योंकि ये धन जालक केंद्र है, तो परमाणुओं की संख्या यहाँ पे 4 होगी। तो इकाई सेलों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये टोटल तुम्हारा परमाणुओं की संख्या बटे 179 इंटू 4। यहाँ 179 होना था, लेकिन वही 79 मिसप्रिंट हुआ। तो ये वाला एग्जाम्पल इस तरह से हल होगा, ठीक है। उसके बाद सोडियम, अगला है सोडियम धातु की अंतःकाय केंद्रित घन संरचना है। यदि एक कोशिका के किनारे की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है तो सोडियम धातु की परमाणु त्रिज्या क्या होगी? एकक कोशिका के अंतःविकर्ण की लंबाई क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतः केंद्रीय घनी क्रिस्टल की एकक कोशिका के लिए, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इंग्लिश में कहते हैं, के लिए धातु की परमाणु त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है R √A³ 3/4। तो A एकक कोशिका के कोर की लंबाई है, तो एकक कोशिका के कोर की लंबाई क्या है? 4.29। इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो R हमें मालूम हो जाएगा। R हमें मालूम हो गया, R = this। अब विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? इस तरह के स्ट्रक्चर में 4R, तो 4 × R, तो इसकी हमको विकर्ण की लंबाई मालूम हो गई। अब आते हैं सोना, यानी परमाणु त्रिज्या जिसकी 0.144 नैनोमीटर है। फलक केंद्रित एकक कोशिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोशिका के कोर की लंबाई ज्ञात करो। दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ क्या है? परमाणु, सोने के परमाणु की त्रिज्या दी हुई है। फलक केंद्रीय एकक कोशिका में फलक विकर्ण क्या होता है? 4R = √2A। तो 4R = √2A, तो A की वैल्यू इस तरह से निकल आएगी। अब R का मान रखने पर A = this, यहाँ पे R का मान रखेंगे तो इसकी वैल्यू A की निकल आएगी। अतः एकक कोशिका की कुल लंबाई कितनी होगी? 0.407। अब है एक धात्विक तत्व परतों के AB टाइप का क्रम है इनमें परतों का धातु में, उसके क्रिस्टल में। तो क्रम वाले जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। गोले का प्रत्येक संकुलन जालक में रिक्ति बनाता है। इस जालक में आयतनानुसार कितने प्रतिशत रिक्त स्थान होंगे? AB इस टाइप का जब क्रम होगा तो क्रम षटकोणीय निविड़ संकुलन यानी HCP देता है। और प्रति कोशिका परमाणुओं की संख्या इसमें क्या होती है? 6। तो संकुलित भाग 6 गोलों का आयतन बटे आधार का क्षेत्रफल। डायग्राम इस तरह से देख सकते हैं। ए और ये है 2 एटम्स के बीच की दूरी 2R, और ये A B और इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर है ये B और ये बीच में इसके A है। 6 गोलों का आयतन, पहले भी डायग्राम से इसको समझ चुके हो। 6 गोलों का आयतन क्या कितना होता है? 6 × 4/3 πr³। तो ये हो जाएगा 8 πr³ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 × √342r³। आधार का क्षेत्रफल फॉर्मूले से निकालते हैं। फिर ऊंचाई क्या हो जाएगी? 2R√2/3। संकुलित भाग कितना होगा? ठीक, पूरा एक बार फिर से देख सकते हो किस तरह से ये लगाया हुआ है, सामने लगा हुआ है, इसलिए इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, सामने तुम्हारा सब कुछ है। अब एक तत्व जिसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक एकक कोशिकाएं हैं और 200 पिकोमीटर की संरचना क्रिस्टली है। एकक कोशिका का घनत्व तो ज्ञात कीजिए
यदि इस तत्व के 200 ग्राम में 24 into 23 परमाणु। अब एकक कोशिका घनत्व रो इज इक्वल टू होता है Z इंटू एम ए क्यूब इंटू Na। इसमें एकक कोशिका में कोर की लंबाई दी हुई है, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं पिकोमीटर से, और तत्व का द्रव्यमान है 200 ग्राम। फेस सेंटर जालक में प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो कुछ नहीं है, सारी चीजें अगर याद है तो सारी चीजें आप रखते जाएंगे। और Na इक्वल यानी परमाणुओं की संख्या इतनी है, तो एकक कोशिका का घनत्व क्या होगा, फार्मूले में रो के फार्मूले में सारी चीजें रखेंगे तो आंसर हमें मिलेगा। उसके बाद 58.5 ग्राम NaCl के इकाई सेलों यूनिट सेलों की संख्या ज्ञात करो। तो NaCl का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ये इस तरह से। फिर 58.1 ग्राम NaCl में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, NaCl का द्रव्यमान बटे NaCl का आणविक द्रव्यमान इंटू एवोगाड्रो संख्या। तो टोटल ये मालूम हो जाएगी तुमको अणुओं की संख्या। अब इकाई सेलों की संख्या, अणुओं की संख्या बटे 4, तो इकाई सेलों की संख्या मालूम हो जाएगी। अब आ जाते हैं एक और स्पेशल एग्जांपल है, लेड सेकेंड सल्फाइड की NaCl संरचना है। यदि इसका घनत्व 12.7 ग्राम घन सेंटीमीटर हो तो लेड आयन और सल्फाइड आयनों की बीच की निकटस्थ दूरी ज्ञात करो। लेड सल्फाइड का अणुभार कितना है, 239। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, PbS में लेड आयन यानी Pb2+ और सल्फाइड आयनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एकक कोशिका के किनारे की लंबाई ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। तो जिससे क्या, इसे अब क्या करेंगे, एकक कोशिका के घनत्व रो के सूत्र में इसको रखेंगे, रो इज इक्वल टू Z इंटू एम ए क्यूब Na। तो ए क्यूब इससे हम निकाल लेंगे। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, लेड सल्फाइड PbS की NaCl के समान संरचना अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है। इस कारण प्रति एकक कोशिका में इसकी 4 सूत्र इकाइयां उपस्थित होंगी। तो एटम परमाणुओं की या कणों की संख्या कितनी होगी, 4। एकक कोशिका में सूत्र इकाइयों की संख्या 4 हो गई। अब लेड सल्फाइड का अणुभार दिया हुआ है 239 ग्राम पर मोल, तो Na होता है 6 पॉइंट, एवोगाड्रो संख्या इतनी होती है, घनत्व तो इतना है, सबका मान रखने पे ए क्यूब की वैल्यू इस तरह से निकल आएगी। ठीक, अब लेड आयन तथा सल्फाइड आयन की दूरी थर्ड स्टेप में, लेड आयन तथा सल्फाइड आयनों के बीच की दूरी एकक कोशिका के किनारे की लंबाई ए की आधी होती है। तो एकक कोशिका किनारे की लंबाई को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लेड आयन तथा सल्फाइड आयनों के बीच की दूरी। तो पूरा न्यूमेरिकल एक बार ऐसे देख सकते हो, ये सामने है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, उसके बाद स्टेप थर्ड, और फिर फाइनली आंसर। आयनिक क्रिस्टलों की संरचना को भी देखना जरूरी है। चार्ट में ये सारी चीजें हैं कि किस तरह की संरचना होती है किस तरह के यौगिकों में। अब यहाँ पे ये दिए हैं आयनिक क्रिस्टल किस प्रकार के हैं, आयनों की संकुलन व्यवस्था कैसी होती है, अंतराकाशीय स्थान घेरने वाला आयन कौन सा है, आयनों की उपसहसंयोजक क्षमता क्या है, प्रति एकक कोशिका सूत्र इकाइयों की संख्या क्या है और उनके उदाहरण क्या है। तो अब पहले आते हैं आयनिक क्रिस्टल जो ए बी प्रकार के, जैसे NaCl, ZnS, ये किस तरह के हैं, ए बी प्रकार के। तो ए बी प्रकार में भी 3 तरह के हैं। एक NaCl लाख लवण प्रकार की संरचना होती है, ZnS में जिंक ब्लेंड प्रकार की संरचना होती है, और CaCl में सीजियम क्लोराइड की संरचना। अब यहाँ पहले NaCl जो ए बी टाइप स्ट्रक्चर है, क्लोराइड आयन घनी निविड़ संकुलित होते हैं, व्यवस्था ABC होती है। अंतराकाशीय स्थान घेरने वाला स्थान, अंतराकाशीय स्थान में सोडियम आयन होता है, ZnS में जिंक आयन होता है जो सभी अष्टफल की रिक्तियों में होता है, और CaCl में जो सीजियम आयन है वो घनी छिद्र में जाता है। जबकि आयनों की उपसंयोजन क्षमता, NaCl में Na
प्लस 6 क्लोराइड आयन से पूरा घिरा होता है और Cl आयन 6 क्लोराइड 6 से सोडियम आयन से घिरा होता है, तो दोनों की उपसह संयोजन संख्या 6 होती है। इसी तरह ZnS और S2 माइनस की भी 4 होती है, यानी हर जिंक आयन 4 सल्फाइड आयन से जुड़ा होता है और हर सल्फाइड आयन 4 जिंक आयन से घिरा होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों की सेम होती है और सीजियम प्लस और क्लोराइड आयन दोनों की संयोजन क्षमता, उपसय संयोजन क्षमता या समन्वय क्षमता या कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये सबके 8 होते हैं। प्रति एकक कोष्ठिका सूत्र इकाइयों की संख्या NaCl में 4, ZnS में 4 और इसमें 1 होती है। एग्जाम्पल, NaCl टाइप का स्ट्रक्चर LiNaKrB के हैलाइड्स यानी NH4Cl, NH4Br इस तरह के यौगिकों की संरचना इस टाइप की होती है। ZnS टाइप की AB टाइप संरचना इसमें होती है और CsCl टाइप की स्ट्रक्चर संरचना इसमें होती है। उसके बाद AB2 टाइप जैसे CaF2, इसमें आयनों की संकुलन व्यवस्था क्या होती है? कैल्शियम आयन घनीभूत संकुलित होते हैं और रिक्तियों में कौन से होते हैं? फ्लोराइड आयन। अंतराकाशीय रिक्तियों में फ्लोराइड आयन होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम आयन का 4 होता है क्योंकि कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयन से घिरा होता है। दूसरी तरफ 8 फ्लोराइड आयन से घिरा होता है और फ्लोराइड क्या है? 4 कैल्शियम आयन से घिरी होती है क्योंकि इस पे +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के ये हो गए। एग्जाम्पल इनके ये सामने है। इस तरह के यौगिक किस टाइप के होते हैं? AB2 प्रकार के क्रिस्टल जिनकी संरचना कैल्शियम फ्लोराइड की तरह होती है। A2B टाइप इसे Na2 यानी एंटी फ्लोराइड प्रकार की संरचना होती है। ये इसमें संकुलन होता है, ऑक्सीजन आयन घनीभूत संकुलित होता है। जो रिक्तियां होती हैं उसमें सोडियम आयन रिक्तियों में होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का अलग अलग ये है और एग्जाम्पल इनका ये है। तो इस तरह से क्रिस्टलीय संरचना होती है डिफरेंट सॉलिड्स जो कि आयनिक सॉलिड होते हैं उनकी। अब आ जाते हैं आयनिक क्रिस्टलों का त्रिज्या अनुपात या रेडियस रेशियो इन आयनिक क्रिस्टल। एक आयनिक क्रिस्टल में बड़े आकार वाले आयनों के गोलों को यदि निविड संकुल माने, एक आयनिक क्रिस्टल में बड़े आकार वाले आयनों के यानी ऋणायनों को यदि निविड संकुल माने तो छोटे आकार के आयन, सामान्यतः ये धन आयन होते हैं, के गोले बड़े गोलों द्वारा बनाई गई त्रिकोणीय, चतुष्फलकी अथवा अष्टफलकी रिक्तियों में अपने आकार के अनुसार स्थान पाते हैं। रिक्तियों में स्थान पाने वाले छोटे गोले की त्रिज्या को साधारण ज्यामिति द्वारा गणना करके निकाल सकते हैं। त्रिकोणीय रिक्त में स्थान पाने वाला आयन अन्य 3 बड़े आयनों द्वारा तथा चतुष्फलकीय रिक्त में स्थान पाने वाला आयन अन्य 4 बड़े आयनों द्वारा घिरा रहता है। छोटा गोला किस प्रकार की रिक्त में स्थान पाए, ये छोटे गोले तथा बड़े गोले की त्रिज्या अनुपात पर निर्भर करता है। किसी आयनिक क्रिस्टल M+X- में त्रिज्या अनुपात RR उसके धन आयन की त्रिज्या R+ तथा ऋण आयन की त्रिज्या R- का अनुपात होता है, यानी आयनिक त्रिज्या RR = R+ बटे R-। R+ में धन आयन की त्रिज्या और R- ऋण आयन की त्रिज्या। तो त्रिज्या अनुपात है ये RR और धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्या का रेशियो जो होता है वो त्रिज्या अनुपात कहलाता है। RR R+ बटे R-। किसी आयनिक क्रिस्टल में त्रिज्या अनुपात की सहायता से उसके धन आयन व ऋण आयन के अनुपात की सहायता से उपसय संयोजन क्षमता ज्ञात की जा सकती है। अतः त्रिज्या अनुपात की सहायता से आयनिक क्रिस्टल की आकृति यानी उसमें उपस्थित आयनों की ज्यामिति भी मालूम कर सकते हैं। त्रिज्या अनुपात का ये प्रभाव जो कि क्रिस्टल की उपसय संयोजन संख्या और आकृति के निर्धारण में सहायक होता है, त्रिज्या अनुपात प्रभाव या रेडियस रेशियो इफेक्ट कहलाता है। तो इसको नोट कर सकते हो ये डेफिनेशन, यानी त्रिज्या अनुपात का वो प्रभाव जो क्रिस्टल की उपसय संयोजन संख्या
और आकृति के निर्धारण में सहायक होता है। त्रिज्या अनुपात प्रभाव कहलाता है। अब किसी क्रिस्टल की स्थायी तथा न्यूनतम ऊर्जा की संरचना के लिए आवश्यक है कि उसके आयनों में अधिकतम आकर्षण और न्यूनतम प्रतिकर्षण। ये आकर्षण बल आयनों की उप संयोजन क्षमता संख्या बढ़ाने पर बढ़ता है, क्योंकि अधिक उप संयोजन संख्या होने पर एक आयन अधिक विपरीत आवेशित आयनों के द्वारा आकर्षित होता है। अतः क्रिस्टलों में आयन इस प्रकार व्यवस्थित होने चाहिए कि अधिक से अधिक विपरीत आवेशी आयन एक दूसरे को स्पर्श करें। इसे समझने के लिए आयनिक क्रिस्टल M+X- पर आते हैं, जिसमें उप संयोजन संख्या 3 है और 3X आयन एक M+ आयन को स्पर्श करते हैं। अब आगे हम डायग्राम में दिखाते हैं कि 3 तरह का डायग्राम पहले देख लो। इसमें ये धन आयन है, इसमें 3 ऋण आयन इस तरह से स्पर्श कर रहे हैं M को, लेकिन आपस में ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो और दूसरी तरफ B पोजीशन है, जहाँ ये धन आयन है, वाइट्स में फिट है और ये हर ऋण आयन को ये भी स्पर्श कर रहा है और ऋण आयन भी आपस में स्पर्श कर रहे हैं। तीसरी पोजीशन इस तरह की, वाइट्स बड़ा है, धन आयन छोटा है, तो ये ना तो ऋण आयन को स्पर्श कर रहा है, लेकिन ये ऋण आयन आपस में स्पर्श कर रहा है। तो 3 पोजीशन है, तीनों को किस तरह एक्सप्लेन किया गया है उसको देखो। पहली पोजीशन में धन आयन M+ तीनों ऋण आयनों X- से तो स्पर्श कर रहा है, परंतु ऋण आयन आपस में स्पर्श नहीं कर रहे हैं, उनके मध्य में स्थान खाली है। अतः अन्य ऋण आयन भी इस धन आयन के पास आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जगह है, जिसमें उप संयोजन संख्या बढ़ेगी और संरचना का स्थायित्व भी बढ़ेगा। इस संरचना में आकर्षण बल तो अधिक होगा, परंतु प्रतिकर्षण कम होगा। अब सेकंड पोजीशन में धनायन तथा तीनों ऋणायन परस्पर स्पर्श कर रहे हैं। इसमें स्थायित्व बढ़ाने के लिए उप संयोजन संख्या घटाने या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इस अवस्था में क्या है, धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या अनुपात 3 ऋणायनों से घिरे धनायन के लिए उचित होगा, तो ये संरचना पूरी तरह से स्थायी है। उसके बाद तीसरा, जो कि किसी ऋणायन को स्पर्श नहीं कर रहा है धनायन, लेकिन ऋणायन आपस में स्पर्श कर रहे हैं। तीसरी पोजीशन को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी पोजीशन में तीनों ऋणायन परस्पर स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन धनायन का आकार इतना छोटा है कि किसी ऋणायन से स्पर्श नहीं कर रहा है। ऋणायनों तथा धनायनों के मध्य आकर्षण कम है और ऋणायनों के मध्य प्रतिकर्षण ज्यादा है, अतः ये संरचना अस्थायी होगी। इस संरचना में उप संयोजन संख्या कम होने पर स्थायित्व बढ़ेगा। पोजीशन बी जो कि स्थायी संरचना है। एक सीमांत स्थायी संरचना, लिमिटिंग स्टेबल स्ट्रक्चर इसको कहेंगे। इसका उदाहरण है सेकंड नंबर पे जो डायग्राम देखा, जबकि तीनों एक्स आयन परस्पर तथा धनायन से स्पर्श करते हैं। सरल ज्यामिति से इस संरचना में त्रिज्या अनुपात R+/R- का मान आता है 0.155। यदि त्रिज्या अनुपात का ये मान 0.155 से कम हो जाता है तो संरचना अस्थायी हो जाती है। आयनिक क्रिस्टलों में साधारणतः उप संयोजन संख्या कितनी होती है, 3, 4, 6 या 8। इन अभी जो चार्ट देखा उसमें भी देख चुके हो, अधिकतम 8 होती है। इन सभी उप संयोजन संख्याओं के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। अब ये एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल क्या दिया है, कुछ उप संयोजन संख्याओं के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात। आकृति क्या पहले है दी है, फिर है सीमांत त्रिज्या अनुपात। सबतली आकृति के लिए अगर सीमांत त्रिज्या अनुपात 0.155 से 0.225 के बीच होगा तो इस तरह की यानी समतलीय त्रिकोणीय संरचना होगी, जो कि जिसका एग्जाम्पल ये दिया है, बोरान ट्राइऑक्साइड एंड नाइट्राइड। अब अगर त्रिज्या अनुपात 0.225 से 0.414 के बीच आता है तो चतुष्फल की आकृति होगी और इसके एग्जाम्पल ZnL, ZnO, CuCl इस तरह के एग्जाम्पल होंगे।
अब अगर त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 आता है तो आकृति कैसी होगी? अष्टफल की। और अष्टफल की आकृति में क्या होगे इसमें? इसका मतलब क्या है कि जो इसके धन आयन है वो समतलीय त्रिकोणमिति या चतुष्फल की इस तरह की संरचना बनाएंगे और उसी तरह के वायर्स में फिट होंगे। इसी तरह से अगर त्रिज्या अनुपात 0.73 to 1 के बीच आता है तो आकृति क्या होगी? अंतः केंद्रित घनी, और जिसका एग्जाम्पल यहाँ दिया है। अब आ जाते हैं आयनिक त्रिज्याओं के अनुपात से उपसह संयोजन संख्या तथा आकृति का निर्धारण। पहला Zn में Z2 प्लस के लिए R प्लस होता है 0.74 एंगस्ट्रॉम, सल्फाइड आयन के लिए R माइनस इतना 1.87, तो आंतरिक त्रिज्या अनुपात 0.402 आता है। तो टेबल में दिया हुआ है उसके हिसाब से आते हैं। इसमें उपसह संयोजन संख्या 4 होगी और ZnS की आकृति चतुष्फल की होगी। जिंक आयन सल्फाइड आयनों के निविड़ संकुलन में चतुष्फल की छिद्रों में स्थान पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देखा कि ये चतुष्फल की स्थान तब पाएंगे जब इनके बीच में संख्या आएगी, ये इनके बीच में 0.225 से 0.414 के बीच में आएगी, तो जो इसके जो धन आयन है वो सारे कहाँ स्थान पाएंगे? चतुष्फल की रिक्त में। इसी तरह अब सोडियम क्लोराइड में Na प्लस की त्रिज्या है 0.95 एंगस्ट्रॉम, क्लोराइड की है 1.81 का आयनिक त्रिज्या अनुपात आएगा। दोनों की त्रिज्या का अनुपात 0.5 to 1, अतः उपसह संयोजक संख्या यहाँ पे 6 हो जाएगी। सोडियम आयन क्लोराइड आयनों के निविड़ संकुलन में अष्टफल की चित्रों में स्थान पाएंगे तथा NaCl जालक की अष्टफल की आकृति हो। उसके बाद तीसरा है सीजियम क्लोराइड का एग्जाम्पल। इनकी आयनिक त्रिज्या का अनुपात आएगा 0.933, तो इनकी अंतः केंद्रित घन संरचना होगी और इसमें उपसह संयोजन संख्या 8 होगी, जो अभी पूरी सारी जो टेबल में दिखाया है। अब त्रिज्या अनुपात R का मान 0.414 होने पर भी अष्टफल की ज्यामिति होगी। RR का मान बढ़ाने पर प्रतिकर्षण बल कम होगा। ये सारी चीजें याद करने की, क्योंकि ऋणायनों के मध्य दूरी बढ़ जाएगी तथा अष्टफल की संरचना का स्थायित्व तो बढ़ेगा। अब R 0.732 होने पर धनायन का आकार इतना बढ़ जाएगा कि ये संरचना अष्टफल की से गिरी घनी हो जाएगी, क्योंकि धन आयन अब 8 ऋणायनों से घिर जाएगा। यदि RR का मान 0.414 से कम होगा तो अष्टफल की संरचना अस्थायी हो जाएगी और चतुष्फल की संरचना परिवर्तित हो जाएगी। तो ये सारे बेसिक पॉइंट है, और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए जो इंग्लिश के वीडियोस हमने बनाए हैं, बताया उसमें हिंदी में ही है, तो उसमें जो है उसमें और क्लियर तरीके से बताया है, तो और ज्यादा समझने के लिए वहां से भी इसको देख सकते हो। अब एक एग्जाम्पल है, एक यौगिक AB में A प्लस आयन की त्रिज्या 95 पिकोमीटर, B माइनस आयन की त्रिज्या 181, AB की संरचना लीजिए और प्रत्येक आयन की उपसह संयोजन संख्या। तो कुछ नहीं करना है, त्रिज्या अनुपात निकालना है, दोनों की वैल्यू रख के त्रिज्या अनुपात आ गया। अब ये त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 के परास में आता है, अतः AB की क्रिस्टल संरचना अष्टफल की होगी तथा इसमें आयन की उपसह संयोजन क्षमता 6 होगी। तो आगे जितनी टेबल में ये सारी चीजें दिखा के बताया है वो चीजें याद रहेंगी तो इस तरह के सवाल फट से हल हो जाएंगे। एक ठोस AB की संरचना CSCl के प्रकार की है। मात्रक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई 4.04 एंगस्ट्रॉम है। A प्लस तब तथा B माइनस के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो R प्लस R माइनस कितना है टोटल, इतना हो गया। CSCl की काय केंद्रित घनी संरचना होती है, तो जब इस काय केंद्रित घनी संरचना में जाओगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब काय केंद्रीय घन संरचना में धनायन तथा ऋणायन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस प्लस R माइनस इतना, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये दूरी आएगी 3.5। तो इस तरह से क्रिस्टल्स के बारे में हमने कंप्लीट तुम लोगों को सारी जानकारी दे दी है। इसके बाद जो इस चैप्टर में बचता है वो है डिफेक्ट, यानी क्रिस्टलों में किस तरह के दोष होते हैं और दोष किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज को निर्धारित करते हैं,
उसके अलावा क्रिस्टल्स, उसके अलावा ठोसों की यानी क्रिस्टल की संरचना के आधार पे ठोसों की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह से की होती है, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।